डमी लैपटॉप। नमस्कार, मैं हूं अंकुर मिश्र और आपके इस स्पेशल शो में स्वागत है। 1 रुपए की चीज अगर 15 साल में 85 लाख की हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? मैं तो इसे करिश्मा ही कहूंगा। और ये करिश्मा है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का। 2009 में 1 रुपए का बिटकॉइन आज $1 लाख हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी के हाथ ऐसा ट्रम्प कार्ड लगा है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल की तरह भाग रहा है। तो क्या निवेशकों को क्रिप्टो से इश्क में रिस्क है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। क्रिप्टो की अगर बात करें भारत में अंकुर, तो जो मौजूदा रेगुलेटरी तो हमारे साथ अनुराग हैं बात करने के लिए, और ये पूरी जो क्रिप्टो करेंसी है इस पे बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से रेगुलेटर भी इस पर काफ़ी एक्टिव है। अनुराग, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, एक तरीके से ऐसा लगता है कि रेलगाड़ी छूट सी गई है। काफ़ी बार आरबीआई गवर्नर ने भी वार्न किया है। क्या निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए और इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? तो अगर हम क्रिप्टो को देखें तो क्रिप्टो की जो बैक स्टोरी बहुत ही साधारण है। वो बैक स्टोरी ये है कि जो अभी करेंसीज हैं वह एक करेंसी सिस्टम जो एक मॉनेटरी सिस्टम के तहत चलते हैं। आप यूएस डॉलर देख लें जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल रिजर्व करेंसी है, जो करीब 60% जो होल्डिंग्स हैं आज जितने भी बैंक्स और जितने भी सेंट्रल बैंक्स हों, और बाकी करेंसी जैसे कि यूरो होगा या युआन होगा या जापान का येन करेंसी है। तो ये एक करेंसी सिस्टम और एक मॉनेटरी सिस्टम के तहत चलते हैं। क्रिप्टो की शुरुआत इसी बेसिस पे हुई थी कि एक लोगों को, जो कि दुनिया के जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको बिल्कुल। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आमतौर पर जब क्रिप्टो करेंसी का नाम आता है तो कुछ ही करेंसीज का नाम आता है। जैसे कि बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं, जब से ट्रम्प साहब ने शपथ ली है तब से बिल्कुल बिटकॉइन भागा जा रहा है। हम हर दिन शो में बात करते हैं और अब वो 1 लाख का आंकड़ा भी छू चुका है। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि क्या अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज की अलग अलग रिस्क है यहाँ पर? तो अलग अलग, अगर हम भारत के बेसिस पे देखें तो जो हमारी जो सरकार है, जो रेगुलेटर्स हैं, वो सारे क्रिप्टो करेंसीज को एक पैमाने में तोलती है। तो 2022 में इनफैक्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्रिप्टो करेंसीज को ट्यूलिप के साथ की तुलना की थी। ट्यूलिप अभी नेदरलैंड्स में जो 17वीं सदी में एक मेनिया चला था, जिसके तहत वो ट्यूलिप एक वहाँ पे एक फूल होता है और सब वो खरीदने लगे और उसकी कीमत बढ़ गई। तो उन्होंने ये आगाह किया है, और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कई बार बोला है कि जो भारतीय हैं उन्हें इस जो ट्रेंड है इससे बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे इस मुद्दे को और चर्चा करेंगे और इस पर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, अजीत खुराना जी। खुराना जी, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। और हम ये जो खास शो कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आपने बिल्कुल ही देखा होगा कि हेडलाइंस में 1 लाख पार पहुंच गया है बिटकॉइन। आपका रिएक्शन क्या है? निवेशकों को इसको कैसे देखना चाहिए? पहली बात, रिएक्शन, मैंने जब पहली बार खुद खरीदा था, निवेश किया था बिटकॉइन, ये था सितंबर 2016 में। उस समय $550 $550 का रेट चल रहा था। आपने कहा कि 2009 में लोगों ने 1 रुपए का खरीदा है, जो कि आज 85 लाख का हो गया। मेरे ख्याल से 2009 में इतना महंगा नहीं था, 1 रुपए का नहीं था, उससे भी कम था। लेकिन जब कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं तो मुनाफा लेने का वक्त आ जाता है। जो पुराने लोग बैठे होते हैं, जैसे मैं लेके बैठा हूँ $550 का और आज हो गया $1 लाख का। मैंने बेचा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मुझे बेच देना चाहिए। अगर बहुत मुनाफा यानी प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो प्राइस डेफिनेटली गिर सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट से इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और मैं तो वित्तीय सलाहकार हूं नहीं। लॉन्ग टर्म में जिस तरह हमने 2 बड़े फैक्टर्स देखे, एक जो डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, और दूसरा जो कि कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे तो मार्केट में से पैसा निकल गया था, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट सारे गिर गए थे, अब वो रिवर्स हो रहा है। ये 2 को देखते हुए जो मुझे मीडियम टर्म आउटलुक लग रहा है इसका, वो तो अभी भी इन कीमतों पर भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है।
बिल्कुल आपने बिल्कुल जो टाइमलाइन है उसका जिक्र किया और हमारे साथ सुमित गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं कॉइन डीसीएक्स से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप इस एरिया में एक्सपर्ट हैं, मैं एकदम ऐसे निवेशक या दर्शक के बिहाफ पे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी नाम सुनते ही एक वो बिटकॉइन दिमाग में आता है या फिर कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं। तो निवेशकों को जब निवेश करना है और आपका तो प्लेटफॉर्म है, वहां पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सही सवाल पूछा है। आई थिंक हजारों टाइप की क्रिप्टो करेंसी हैं। एक्चुअली सही मायने में इनका वर्ड क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टो एसेट होना चाहिए। और हम लोग भी ये बार बार बताते रहते हैं, बिकॉज करेंसी की तरह यूज नहीं होते हैं, ये एक एसेट की तरह यूज होते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज होती हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे 500 से ऊपर क्रिप्टो एसेट्स अवेलेबल हैं कॉइन डीसीएक्स पे। और किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, आई थिंक सबसे पहले जो नए निवेशक हैं जो पहली बार इसमें आ रहे हैं, उनको ब्लू चिप जैसे स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही ब्लू चिप जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनसे शुरुआत करनी चाहिए, ताकि वो उसके बारे में देखें, समझें। और जब आप कॉइन डीसीएक्स में किसी बिटकॉइन के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजों का उसमें डिस्क्रिप्शन में होते हैं, जैसे कि उसका मार्केट कैप कितने हजार करोड़ रुपए है, सर्कुलेशन में कितने हैं वो, सप्लाई में कितने हैं, कितने कितने लोग उसको होल्ड करते हैं, बहुत सारी चीजें, उसका हाई लो कितना रहा है, और उसके वो करता क्या है, उसकी यूज केस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। आई थिंक वो सारी चीजें देख के इंसान जो भी इन्वेस्टर है उसको समझना चाहिए कि वो क्रिप्टो में वो बिलीव करता है वो बड़ा होगा कि नहीं। जैसे आप किसी बेसिकली ये एक ऐसे तरह है जैसे आप किसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे टेस्ला हो गया, एनवीडिया हो गया। क्रिप्टो एसेट को उस तरीके से देखना चाहिए। बस ये है कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर निर्धारित ये टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, कितना आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, उस हिसाब से आप शुरुआत कर सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि आपको पहले बड़े जो पॉपुलर हैं बिटकॉइन इथेरियम जो सालों साल से चलते आ रहे हैं वहां से शुरुआत करनी चाहिए, और धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बाकी जो आपको समझ में आते हैं उन क्रिप्टो एसेट्स में लेना चाहिए। खुराना जी, आप हमें ये बताइए कि अभी जो भारत में जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, जिसके तहत जो आरबीआई के गवर्नर ने भी सावधान किया है कि क्रिप्टो करेंसी ट्यूलिप के साथ उसकी तुलना की है, अभी भारतीय निवेशकों को क्रिप्टो करेंसीज में किस रुख से या किस अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, मैं पूर्ण रूप से सब उन लोगों से सहमत हूं जो कि सावधानी बरतने को कहते हैं और चेतावनी देते हैं। मैं खुद देता हूं। इसके अंदर हमने 3 चीजें का ख्याल रखना है। पहली बात कि यदि आप भारतीय निवेशक हैं तो हमेशा बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश कीजिए, किसी को कैश मत दीजिए। और जो जहां पर आप निवेश कर रहे हैं वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रजिस्टर्ड एक्सचेंज हो, उधर ही कीजिए। दूसरी बात रही कि कभी भी अपने पैसों से खेलिए, उधार लेकर मत कीजिए। क्रिप्टो करेंसी की कीमत कल तक आधी हो जाएगी और आपकी बुरी हालत हो जाएगी। ये हाई रिस्क एसेट है, तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप खोने को तैयार है। और फाइनली, जैसा सुमित जी ने भी कहा कि जो मेन क्रिप्टो एसेट्स है, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि अगर हम सारे क्रिप्टो एसेट्स को देखें तो इस समय 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख डिफरेंट क्रिप्टो एसेट्स या क्रिप्टो करेंसीज हैं। इनमें से मेरा मानना यह है कि आपको जो टॉप फ्यू परसेंट है या टॉप 1% है, उन्हीं में देखना होगा। जहां तक बात रही कि क्या ये लीगल इलीगल है, जो निवेशक है उसके लिए इसमें कोई लीगलिटी का क्वेश्चन नहीं है। यदि आप बैंक से कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, रजिस्टर्ड एक्सचेंज के पास कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस अपनी रजिस्ट्रेशन अलग से देखते हैं। बड़ा सवाल बना रहता है, और जहां पे जैसे अनुराग जोशी जी भी बता रहे थे कि गवर्नर साहब ने हवाला दिया था कि उसका अंडरलाइन एसेट क्या है, कुछ नहीं, जिल्च ये वर्ड यूज किया था। तो खुराना जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगर उसका कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, क्या यहां पर भरोसे से निवेश किया जा सकता है या नहीं, विद द वार्निंग विच हैज ऑलरेडी कम? बहुत जबरदस्त सवाल है और मुझे ये सवाल 2016 से पूछा जा रहा है। पहली बात, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं कि इसके अंडरलाइंग एसेट क्यों नहीं है, क्योंकि यदि आप देखें कि कंपनी का शेयर होता है, उसके पीछे एक कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, उसके प्रॉफिट्स होते हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप समझो डायमंड की बात करें तो उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? वेल, इट जो वैल्यू लोग देते हैं उस डायमंड को, जो उसकी मान्यता देते हैं, उस पर आधारित होता है। बिटकॉइन का, और मैं हर क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा, बिटकॉइन का जो अंडरलाइंग एसेट उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी जो कंप्यूटेशन है वो है। अगर आप इस बात को माने तो आपको लगेगा इसमें अंडरलाइंग एसेट है। यदि आप कहें कि नहीं मुझे फिजिकल एसेट अंडरलाइंग चाहिए, तो इसमें फिजिकल एसेट नहीं है।
ये जानते हुए अगर आप ये मानते हैं जैसा कि फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व है, उनके जो हेड है उसने रिसेंटली कहा कि ये डॉलर के प्रकार नहीं है, सोने के प्रकार है, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू है। अगर आप इस बात को मानते हैं, जो मैं 2016 से मानता आया हूं, तो आप इसमें जरूर अपना एक छोटा परसेंटेज ऑफ एसेट्स इसमें डालना चाहेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर इसकी कीमतें बढ़े या उतनी नहीं घटे जितनी दूसरी एसेट्स की घटती हैं, तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप इस बात को नहीं मानते, अगर आप समझते हैं मात्र काल्पनिक है और मात्र हवा है, तो आपको इसमें नहीं निवेश करना चाहिए। गुप्ता जी, एक चीज हमें क्लियर नहीं है एज ए नेशन, क्योंकि आपके जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने बार बार बयान दिया है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके निवेशकों को हाथ नहीं जलाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे पास एक टैक्स पॉलिसी आई जहां पर एटलीस्ट क्लैरिटी मिली कि यहां पे ये टैक्सेबल एसेट होगा। लेकिन एज ए नेशन क्या आपको लगता है रेगुलेशन एकदम क्लियर होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो काफी स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि एज ए नेशन रेगुलेशंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिकॉज बहुत लाखों लोग हैं इंडिया में जो क्रिप्टो समझते हैं। देखिए, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन से मैं सहमत नहीं हूं कि क्रिप्टो में वैल्यू है, अंडरलाइंग है कि नहीं है। मेरे हिसाब से अंडरलाइंग वैल्यू है, इसीलिए वो पिछले 2009 से अभी तक सरवाइव करा है और प्राइस बढ़ती जा रही है। बिकॉज ओपिनियन हर किसी के होते हैं, ओपिनियंस बायस्ड हो सकते हैं, बट जो फ्री मार्केट होता है वो अल्टीमेट ट्रूथ होता है। अगर मार्केट उसको वैल्यू कर रहा है तो उसकी वैल्यू होगी। उसमें अंडरलाइंग नेटवर्क इफेक्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल टेक्नोलॉजी जो उसको वैल्यू देती है। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं इंडिया में जो इसको समझते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको समझते हैं, वैल्यू करते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो सालों साल इसको पढ़ते आए हैं, और अगर उनको खरीदना है, उनको लगता है कि इसमें वैल्यू है, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इसके अराउंड अगर रेगुलेशंस नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी, तो लाखों इंडियंस जो कि खरीदना चाहते हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो ओवर पे करेंगे फॉर समथिंग दैट जो वो अभी खरीद सकते हैं सस्ते दामों में। आई थिंक 2016, 17, 18 में काफी सस्ता था, बहुत सारे लोग खरीदना चाहते थे बट नहीं खरीदा, बिकॉज गवर्नमेंट की साइड से क्लैरिटी नहीं थी। उनको लगता नहीं था कि सरकार अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, बट वो अभी खरीद रहे हैं बिकॉज उन्होंने बहुत वेट कर लिया है। अब वो उसको $1 लाख दे रहे हैं जो पहले $10,000 में खरीद सकते थे। तो आई थिंक अल्टीमेटली इंडियन कस्टमर्स को महंगा खरीदना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक रेगुलेशंस होने चाहिए, रिस्क भी हाईलाइट करनी चाहिए, और अल्टीमेटली डिसीजन एक आम इंसान के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो रिस्क समझ के अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्यों नहीं, और अगर जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे। आई थिंक उससे एटलीस्ट आपको सही तरीके से रिस्क हाईलाइट करके कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करके आप एक अच्छा इकोसिस्टम बना सकते हैं। तो मैं जैसे पिछले 5-6 साल से रिक्वेस्ट करते आया हूँ गवर्नमेंट से, सब जगह से, मुझे लगता है इसकी बहुत जरूरत है कि इसके अराउंड एक क्लैरिटी आए, रेगुलेशंस आए, और एक ऐसे आए जिससे कि आप कस्टमर्स को अवगत करा के, उनको एजुकेट करके, आप रिस्क हाईलाइट करके उनको एक ऑप्शन दे पाएं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अभी भी है। बट इसके अराउंड जो परसेप्शन है फ्रॉम अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू काफी अभी भी नेगेटिव है, टैक्सेशन बहुत हाई है। मुझे लगता है इन सबको रेक्टिफाई और सही करने की बहुत जरूरत है। सही बात है गुप्ता जी, कुछ धुंधलापन, कुछ ओपेकनेस है जो रेगुलेशन को लेके और लीगल स्टेटस को लेके जो क्रिप्टो करेंसीज हैं। खुराना जी, जो भारतीय निवेशक हैं वह अभी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी जैसे कि आपकी मिसाल ले ले, उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज खरीदी हैं, तो निवेशक के तौर पे इसका क्या लीगल स्टेटस है भारत में अभी? आपकी क्या ये मान्यता है? टैक्स दर 30% है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी जो लीगल स्टेटस है वह क्या है? देखिए, लीगल स्टेटस का सवाल जो सबसे बड़ा आता है ना, वो करेंसी यानी कि मुद्रा के कारण आता है कि क्या ये मुद्रा है, क्या ये आरबीआई कंट्रोल करेगी, क्या ये इंडियन रूपी के बराबर है। वहां पर तो सरकार बिल्कुल ही क्लियर है। इनफैक्ट अरुण जेटली जी ने 1 फरवरी 2018 को अपने बजट में कहा था कि ये मुद्रा नहीं है, ये पेमेंट सिस्टम में नहीं आ सकती है। तो वो रुख बिल्कुल क्लियर है, और मेरे ख्याल से क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है उसमें किसी ने भी ये मांग नहीं की कि इंडियन रूपी को बदल के क्रिप्टो करेंसी कर दो, कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर जहां तक ये इन्वेस्टेबल एसेट है या डिजिटल एसेट है, निवेशक के लिए बैंक से ट्रांसफर करके टैक्स पेड वे में निवेश करना इंडियन बेस्ड एक्सचेंज में, इसमें बिल्कुल ही कोई लीगल डाउट नहीं है। यदि आप कोई फॉरेन एक्सचेंज में कर रहे हो या कोई कैश में कर रहे हो या इंडिविजुअल से कर रहे हो जाके जीएसटी पेड नहीं है, वहां पे हर तरह की आशंका आ सकती है। लेकिन ये भय, अनिश्चितता और आशंका का जो माहौल है, ये इसके लिए भी है क्योंकि हम इस चीज को, क्रिप्टो करेंसी को समझ नहीं पाए।
जी बिल्कुल समझ नहीं पाए हैं। अब यहाँ पे मैं एक सीधे इंडिया के पैरेलल से उठाता हूँ। एक तरफ जहाँ जैसे ही क्रिप्टो करेंसी की बात आई तो हम प्रमोट कर रहे हैं सीबीडीसी को, हमारी जो अपनी ओन डिजिटल करेंसी है। तो जब भी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डील करते हैं तो उनका कहना ये है कि क्रिप्टो करेंसी की बजाय हमारी अपनी जो करेंसी है उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए और यूज केसेस उसमें बढ़ा के दे रहे हैं। आप खुराना जी इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये पैरेलल ड्रॉ करना सही है? इसमें मेरे पास एक एक वाक्य के जवाब है। पहली बात, जो सीबीडीसी है वो भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जो आरबीआई ने बनाई है, बहुत खूब। दूसरी बात, इसमें निवेश नहीं किया जा सकता क्योंकि जो 1 रुपया सीबीडीसी का है वो 1 रुपया नोट का है या 1 रुपया यूपीआई या एनईएफटी आरटीजीएस का है, वो हमेशा 1 रुपया रहेगा। ये निवेश करने लायक चीज नहीं है। तीसरी बात रही कि उनका कहना कि ये लीजिए वो मत लीजिए, ठीक है, जहां तक ट्रांजैक्शन करनी है, खरीदना बेचना है, सीबीडीसी से कीजिए। लेकिन जहां तक निवेश की बात आती है वहां पे एसेट या कमोडिटी चाहिए होती है जो कि सीबीडीसी कभी नहीं बनेगा। वो बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसीज ही डिजिटल एसेट बनेंगे। बिल्कुल ये रूपरेखा एकदम तैयार होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम क्रिप्टो करेंसीज पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज पे और हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं सुमित गुप्ता जी और खुराना जी। मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा अपनी चर्चा में और पूछना चाहूँगा इससे रिस्क के बारे में। बार बार बोला जा रहा है कि इसका जो यूज़ है वो टेररिज्म के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले मैं गुप्ता जी आपके पास समझना चाहूँगा कि क्या इसको रोकने के, चेक करने के, ट्रेस करने के उपाय हैं क्रिप्टो करेंसीज के? जी बिल्कुल, आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है क्रिप्टो की कि आप उसको ऑनलाइन इंटरनेट पे ट्रेस कर सकते हैं। काफ़ी पब्लिकली विजिबल होता है ये जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, किसने किसको दिया है, किस एड्रेस से किस एड्रेस में गया है। आई थिंक एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें नहीं एग्जिस्ट करती। मुझे लगता है कि जो आपने पॉइंट बोला कि ये टेररिज्म और गलत चीज़ों के लिए यूज होता होगा, बट इसका परसेंटेज बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर चैनल्स। मुझे लगता है ये एक ट्रांसपेरेंट एक टूल है जिससे कि आप फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत ज़्यादा सेफ, ट्रांसपेरेंट और ओपन बना सकते हैं। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि इसकी वजह से टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। मुझे लगता है इससे एक्चुअली टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज आप इसको जो भी इसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आप इसको इंटरनेट पे देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं ऑल द वे फ्रॉम ओरिजिन टू द एंड रेसिपिएंट। तो ये है। और इसमें रिस्क, आई थिंक रिस्क की बात करें तो पहली बात ये है कि काफ़ी वॉलेटाइल होती हैं, बिकॉज नया एसेट है, नई टेक्नोलॉजी है। अभी रफली इसको 15 साल हुए हैं और कोई भी नई चीज़ होती है जो उसमें रिस्क होती है इनहेरेंट, इसमें रिवॉर्ड्स इसलिए ज़्यादा होते हैं बिकॉज रिस्क ज़्यादा है, इसलिए इसमें रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए जैसे अजीत जी ने बोला था कि आप इसको एज अ टेक्नोलॉजी देखिए। टेक्नोलॉजी कई बार चलती है, कई बार नहीं चलती। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी पावरफुल है, बट अभी रिस्क जैसे जैसे मार्केट बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे नए नए लोग इसमें भरोसा कर रहे हैं, जैसे जैसे नए नए लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे वॉलेटिलिटी भी ओवर टाइम कम होती जाती है। आने वाले सालों में आई थिंक इसके रिटर्न्स भी कम होंगे पर रिस्क भी कम होगी। बट ओवरऑल आई थिंक जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनको लिमिटेड अमाउंट में इन्वेस्ट करके चालू करना चाहिए, सीखना चाहिए। मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेक्नोलॉजी को समझना, सीखना। रिटर्न्स ऑफ कोर्स डिपेंड करता है मार्केट में क्या अपवर्ड मोमेंटम है, डाउनवर्ड मोमेंटम है, बट लॉन्ग टर्म मुझे इसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली जो क्रेडिबल क्वालिटी क्रिप्टो एसेट्स हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। मुझे लगता है इससे चालू करके लोगों को छोटे छोटे अमाउंट से करना चाहिए, फोमो में नहीं आना चाहिए। और एक खास बात बताना चाहूंगा, क्रिप्टो के नाम पे बहुत लोग स्कैम भी करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें मैं अपना पैसा मल्टीप्लाई कर लूंगा, उन सब चीजों से थोड़ा दूर रहें और एक सेंसिबल छोटे अमाउंट से शुरुआत करके डाइवर्सिफाई करके छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे आप एसआईपी करते हैं स्टॉक मार्केट में, सिमिलरली आप एसआईपी क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। CoinDCX में इनफैक्ट ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रख के क्रिप्टो में घुसना चाहिए। इसमें ऐसे नहीं घुसना चाहिए कि मैं इसमें 1 लाख रुपए डाल के 10 लाख बना लूंगा। मुझे लगता है वो एक गलत नजरिया है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, और धीरे धीरे इसको समझ के, सीख के फिर इसके अंदर आना चाहिए। बस यही बात कहना चाहूंगा।
खुराना जी, एक और चीज़ जो रिस्क में आती है वो, जैसे यहाँ पे गुप्ता जी भी बता रहे थे, स्कैम्स। कई सारे हम ऐसे वाकया सुनते हैं कि उसमें बोला गया है कि जो बिटकॉइन का स्कैम हो गया या उसकी तरह कोई और करेंसी थी उसका स्कैम हो गया। ऑल्दो ऑनलाइन स्कैम्स आज दिनों आम जैसे हो गए हैं और रेगुलेटर उसको नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करूं, यहां पर निवेशक क्या सावधानी रख सकते हैं? इसमें दो तीन तरह के स्कैम अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है। पहला ये होता है कि आपके पास कोई आया और बोले देखो देखो बिटकॉइन तो $1 लाख का हो गया, अब वो थोड़ी बढ़ेगा, उसकी जगह ये नया वाला कॉइन ले लो, ये भाई $1 का मिल रहा है, ये भी कल का बिटकॉइन बन जाएगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है और ये बहुत ही फ्रॉड कॉइन होते हैं, इनसे दूर रहिए। सेकंड चीज इज ऐसे कहना कि भाई कल सरकार कुछ करेगी, टैक्स वाले आ जाएंगे, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, तो आप वो एक्सचेंजेस में मत खरीदो, बैंक के थ्रू मत करो, हमसे कैश में डील कर लो। कभी भी मत करो कैश में डील, पता नहीं आप किससे डील कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये रहती है कि वो कोई आपको बोलता है कि ठीक है आपने ठीक बिटकॉइन भी खरीद लिया, वो हम आपके लिए हम आपका स्टोर करके रखेंगे। ये उसी तरह की बात हुई कि आपने सोने के गहने खरीद लिए और किसी और के हाथ में दे दिए कि तू मेरे सोने के गहने संभाल के रख। यदि वो बैंक लॉकर है तो फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन आप किसको अपने एसेट की कस्टडी दे रहे हैं, वो कल लेके भाग गया तो आप क्या करेंगे? ये तीन सबसे कॉमन स्कैम होते हैं और इनसे जरूर बच के रहना चाहिए। एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा। एक बड़ा जो क्रिटिसिज्म होता है क्रिप्टो करेंसीज का, वो होता है एनर्जी यूज को लेकर कर, ये तो बड़ा एनर्जी यूज कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुप्ता जी, पहले आप जवाब दीजिए। जी, आई थिंक पहले जो इसके बारे में काफी कंसर्न्स होते थे एनर्जी यूज, क्योंकि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट पे चलता है, उसको माइन करने के लिए कंप्यूटेशन चाहिए होता है जिसमें एनर्जी कंजम्पशन होता है। बट अगर आप ट्रेंड देखेंगे पिछले कई सालों में, ये ना एक रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू माइन होता है, जिसमें कि आप जो एनर्जी आप कहीं और यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूज करते हैं टू माइन बिटकॉइन। तो मुझे लगता है कि वो जो आर्ग्यूमेंट है वो भी उतना वैलिड नहीं है। यस, बिटकॉइन के केस में एनर्जी यूज होती है, ज्यादा होती है, बट आई थिंक लोगों ने इसको सॉल्व कर रखा है बाय यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि कहीं और आप यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात करें कि ये बिटकॉइन की आपने बात करी, बट इथेरियम और बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एसेट्स हैं जो कि प्रूफ ऑफ वर्क में नहीं चलते हैं। इथेरियम पहले चलता था, बट अब वो प्रूफ ऑफ स्टेक में चलता है। मतलब उसमें एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट बहुत बहुत कम होती है। इनफैक्ट 1 लाख गुना कम होती है देन योर अदर इंडस्ट्रीज लाइक स्टील इंडस्ट्री और लेट्स से बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट। तो मुझे लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट जो है कि इसमें एनर्जी वो अभी बहुत मायने नहीं रखता है, और इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजी यूज करके इसको सॉल्व कर लिया है काफी मायनों तक। बस मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी अजीत जी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो सुमित जी ने कहा बिल्कुल ठीक था। इसके ऊपर से मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए बिटकॉइन की इस समय जो टोटल मार्केट कैप है, यानी जितने दुनिया में बिटकॉइन है उन सारों की कीमत देखी जाए तो कितनी है? वो लगभग $2 ट्रिलियन, यानी $2 लाख करोड़ है। जब इतनी महंगी चीज होगी तो जरूर उसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन होगी। विश्व में जितनी भी आप चीजें देखें, जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम है, हमारा बैंकिंग सिस्टम भी हेवीली एनर्जी कंज्यूमिंग है। इन सब चीजों की हम एनर्जी कंजम्पशन की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं उसकी तो जरूरत है ना, बैंक के बिना थोड़ी दुनिया चल सकती है। ठीक बात है, मुझे लगता है कि बिटकॉइन के बिना भी अब दुनिया नहीं चल सकती है। उस मायने में देखा जाए कि $2 लाख करोड़ का जो एसेट है उसको चलाने के लिए कितनी एनर्जी चल रही है, लग रही है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट पे तो बिल्कुल दोनों में आप में सहमति है कि ये अभी के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, और गुप्ता जी आप इसे आंसर कर सकते हैं, कि जो निवेशक हैं उनको किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को देखना चाहिए? फ्यूचर एसेट, सेफ एसेट, या रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने वाला एसेट? आई थिंक जो आपने तीनों बात बोली उसमें से फ्यूचर एसेट, यस, इसको ना आपको एक टेक्नोलॉजी स्टॉक की तरह देखना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी पे निर्धारित है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आपको लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़ी बनेगी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के काफी यूज होंगे फ्यूचर में, तो उसका एक प्रॉक्सी है कि आप बिटकॉइन आप एक टेक्नोलॉजी स्टॉक की तरह समझ सकते हैं। जैसे टेस्ला हो गया जो कि ईवी में काम करता है, एनवीडिया जो एआई में काम करता है, सिमिलरली ब्लॉकचेन के लिए आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक स्टॉक मार्केट में जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वैसे करना चाहिए, समझना चाहिए इसको। और दूसरी बात जो आपने बोली थी
कि इसको आप सेफ एसेट, मुझे लगता है कि सेफ तो नहीं बोला जा सकता, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें। अगर आप टॉप एसेट्स की बात करेंगे जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, तो ये काफी सेफ हैं कंपेयर टू बहुत सारे छोटे छोटे कॉइन्स हैं। मैं उनमें सेफ्टी गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे लगता है कि जितने भी कॉइन्स उसमें 80% ऑफ ये सारे कॉइन में भी आने वाले 10 सालों में ना रहे या बंद हो जाएं। तो इसीलिए आप सेफ्टी को, आप प्रिकॉशंस लेके जो क्वालिटी क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। और तीसरी चीज मुझे लगता है कि इसको आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली आपने बात बिल्कुल सही बोली। ऑफ कोर्स इसमें रिटर्न इसलिए ज्यादा है, फंडामेंटल नेचर है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, कि अगर आपको 100% रिटर्न मिल रहा है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को करना है वो रिस्क और रिवॉर्ड को अच्छे से कैलकुलेट करना है, न सिर्फ ये खबर देखकर के बिटकॉइन 1 लाख पार हो गया है या कोई और ऐसी करेंसी है जो कि लगातार भाग रही है तो इसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो किसी जैसे बाकी इन्वेस्टमेंट में आप रिस्क देखते हैं, रिवॉर्ड देखते हैं, अपना कैलकुलेशन कीजिए और साथ ही रेगुलेशंस के आने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, इस शो में इतना ही, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।